नमस्कार, मैं हूं नासिर गौरी। IBC 24 का जन कारवा पहुंच चुका है मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में। हम यहां पर 1 घंटे में लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इस बार जनादेश किस और करवट लेता है। हमारे साथ में कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, आम नागरिक और समाज सेवी कई सारे लोग हैं, वो मौजूद है। एक लंबा पैनल मौजूद है। लेकिन सबसे पहले हम ये लोकतंत्र का महापर्व है, उसको लेकर एक शपथ लेंगे और उसके बाद इस कार्यक्रम को की शुरुआत करेंगे। हम भारत के लोग शपथ लेते हैं, इस बार मतदान करने जरूर जाएंगे। साथ ही ये भी ध्यान रखेंगे, जाति, धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठकर मतदान करेंगे, जिससे एक योग्य उम्मीदवार का चयन हो सके और हमारा लोकतंत्र मजबूत हो सके। बैठ जाइए। ग्वालियर लोकसभा की सीट की बात करें तो ये मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है, क्योंकि यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी सीट से लड़ चुके हैं, तो राजमाता विजय राय सिंधिया, माधवराव सिंधिया, यशोधरा राजे सिंधिया और मौजूदा मोदी सरकार के टॉप 5 मिनिस्टरों में से एक नरेंद्र सिंह तोमर, वो भी इधर से सांसद है, लेकिन अब वो दूसरी जगह से टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं, मुरैना से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अब शुरुआत करते हैं कि आखिर इस बार लोग क्या सोचते हैं, क्या वोटर्स के मन में। तो सबसे पहले आम आदमी से सवाल करेंगे कि आखिर वो क्या चाहता है, क्या सोच रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इस लोकसभा चुनाव है, बहुत मतदान होने वाले, चुनाव होने वाले, कैसे क्या सोच रहे हैं इस बार, क्या कह रहा है वोटर्स? इस बार का लोकसभा चुनाव जो पिछले लोकसभा चुनाव जो हुए हैं उनसे हटकर है। पहले जो विकास के नाम पर और शिक्षा पे, बेरोजगारी के मुद्दों पर लड़े जाते थे, आज का जो चुनाव लोकसभा चुनाव है वो राष्ट्रीय हित के मुद्दों को लेकर लड़ा जाएगा। कैसे देख रहे हैं इस लोकसभा चुनाव को भाई साहब? ये लोकसभा चुनाव जो है सब सारे चुनावों से हटके है। इसमें तमाम सारे मुद्दे आएंगे, नोटबंदी से लेकर GST तक। व्यापारी, मजदूर, आम नागरिक परेशान है। इन चुनाव के माध्यम से आने वाले जो भी प्रत्याशी आएंगे उनसे जनता जवाब मांगेगी, जवाब पूछेगी। क्या कह रहा है भाई साहब, इस बार का मूड क्या कह रहा है लोकसभा चुनाव का? इस बार चुनाव मोदी के ऊपर है और लोग मोदी को देना चाहते हैं। कैसे देख रहे हैं भाई साहब इस चुनाव को, क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत करीब है? चुनावों में काफी मुद्दे रहेंगे। अभी मतदाता अपनी जिज्ञासा को जाहिर नहीं कर पा रहा है, वो असमंजस की स्थिति में है। मध्य प्रदेश में पहले बीजेपी की सरकार रही 3 बार से, और चूंकि इस केंद्र में भी रही है, तो कुछ मजबूत सरकार जो दी लोगों ने उसके मजबूत सॉल्यूशन नहीं निकाले हैं, इसलिए मतदाता का कुछ रुझान चेंज हो रहा है। चलिए अब कांग्रेस के पास चलते हैं। भाई साहब कैसे देख रहे हैं इस बार, क्या लोगों के मन में है? बिल्कुल है। कांग्रेस ने अभी 2018 मिशन में सफलता पाई है और 2019 में भी हम लोग विजयी होंगे। भाई साहब एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप कैसे देख रहे हैं इस लोकसभा चुनाव को? खड़े हो जाइए। ये लोकसभा चुनाव एक बदलाव की लहर की तरफ जा रहा है। पिछली बार जो चुनाव हुआ था वो मोदी लहर में हुआ था, इस बार ऐसी कोई लहर है नहीं और लोग जो है बहुत त्रसित हैं। चाहे आप किसानों से बात करें, चाहे मजदूरों से बात करें, आप बेरोजगारों से बात करें, आप जिस क्षेत्र में जाएंगे, हेल्थ के क्षेत्र में बात करें, जो ग्वालियर का जो संसदीय क्षेत्र है ये बहुत पिछड़ा हुआ है और इसको तरह तरह से बातें करके लोगों को लुभाने के लिए कोशिश की गई है। लेकिन अब इस वक्त जो चुनाव हो रहा है इसमें केंद्र सरकार के पास, उनके प्रतिनिधियों के पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए वो अपनी सीट बदल के भी गए हैं, आप सब देख रहे हैं। और ये चुनाव अब किसी बदलाव की लहर लेके आया है। क्या लगता है भाई साहब इस बार का वोटर्स क्या कह रहा है, और लोकसभा चुनाव है क्या? निश्चित रूप से इस बार का जो चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री कहें, अपन देश के मोदी जी के द्वारा जो झूठे वादे पिछले 5 साल में किए गए, जो झूठे वादे उन्होंने किए कि 1 के बदले 15 से लेके आएंगे, जो उन्होंने GST का जो बिगड़ सोचे बेचारे GST जो देश के व्यापारियों के ऊपर लगाया, किसानों के ऊपर जो अत्याचार किए, नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार से लगाने की जो उन्होंने झूठे आश्वासन दिए गए, इन सारी बातों का हिसाब किताब आने वाले समय में लोकसभा में जनता मांगेगी। चलिए बीजेपी के पास चलते हैं। भाई साहब सबसे पहले तो आपका स्वागत है। क्या कहेंगे, क्या लग रहा है इस बार का वोटर्स क्या मन बनाए बैठे हुए है, क्योंकि मौजूदा सांसद आपके हैं, सरकार में मंत्री भी हैं? इस बार चुनाव जो होने जाने वाला है वो उसमें मुद्दा रहेगा राष्ट्रीयता, और 5 साल में देश के प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व में जो धाक जमाई उसको लेकर के इस बार मतदान होने वाला है। भारत की सेना के द्वारा एयर स्ट्राइक जो की गई, ये उस पर वोटिंग होने वाला है। इस बार का वोटर्स क्या कह रहा है, क्या लग रहा है, क्या मूड है फिर से दोबारा से? वोटर का मूड साफ है, फिर एक बार मोदी सरकार। इसलिए नहीं, इसलिए कि विकास का, हिंदुस्तान का विकास और हिंदुस्तान का स्वाभिमान, इस पर चुनाव होने वाला है।
और हिंदुस्तान का स्वाभिमान अगर सुरक्षित है तो मोदी के हाथ में है। अगर विकास का काम अगर आगे बढ़ना है, हिंदुस्तान विकास की ओर चल पड़ा है, ग्वालियर भी उसमें आगे है। 10,000 करोड़ के अकेले ग्वालियर में ही काम हुए हैं, जिनको दिख नहीं रहा है वो अगर 200 कदम चलेंगे तो ये दिख रहा है वो ब्रिज सामने ही, जो पहले कभी नहीं बना। शास्त्री जी के जमाने में बना था एक ब्रिज, दूसरा नरेंद्र सिंह के जमाने में बना है। तो बहुत तेजी से हिंदुस्तान का जो वोटर है वो समझदार है, वो एक निर्णायक और मजबूत सरकार चाहता है। मोदी के रूप में वो दिख रहा है एक मजबूत नेतृत्व है, एक अच्छी सरकार बनेगी और देश की सुरक्षा करेगी, देश का विकास भी करेगी। कैसे देख रहे हैं भाई इस बार का? देखिए, आजादी के 65 साल तक जिस तरह से राजनीतिक दलों ने शासन किया, उससे एक क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी आया, यानी कि विश्वसनीयता की कमी। मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है तो पहली बार पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की बात चली है। हमने इस देश में 70 सालों में जिन 18,000 गांवों में कभी बिजली नहीं पहुंची वहां बिजली पहुंचाई, 10 करोड़ से ऊपर शौचालयों का निर्माण कराया, 5 करोड़ से ऊपर हमने गैस कनेक्शन बांटे, और ऐसे कई कार्य हैं जो इस देश में आजादी से बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। इस बार मोदी सरकार अपने 5 साल का लेखा जोखे जनता के सामने जा रही है। ये चुनाव एक मजबूत सरकार और मजबूर सरकार के बीच है। मजबूर सरकार वो होती थी कि जो 26/11 का अटैक होता था तो यूएन के सामने गिड़गिड़ाती थी, और मजबूत सरकार 40 सैनिकों की शहादत के बदले 400 को मार के गिराती है। ये चुनाव आज इस मुद्दे पे होगा और देश ने मन बना लिया है कि इस बार फिर मजबूत सरकार होगी। क्या कैसे देख रही है आम आदमी पार्टी? क्या लग रहा है इस बार का क्या इशू रहेंगे इस बार? इस बार का चुनाव जो होने जा रहा है भारत के इतिहास का सबसे अविश्वसनीय, सबसे जब लोकतंत्र की हत्या होने वाला चुनाव होने जा रहा है। आज देखिए, चुनाव आयोग मौन है, नवो टीवी चल रही है। आज देखेंगे आप 4 जज सुप्रीम कोर्ट के बाहर आके बोलते हैं कि दबाव डाला जाता है। आज पठानकोट के अंदर ISI आके जांच करती है। आज शहीदों के नाम के ऊपर वोट मांगे जा रहे हैं। आज अपना चुनाव आयोग आज मौन रोड के बैठ के देख रहा है। ये चुनाव है मोदी शाह से इस देश को बचाने का चुनाव। सारे विपक्षी पार्टियों के एक होकर इस फांसीवादी ताकतों को हटाने का चुनाव है। ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। क्या भाई साहब सच बात है कि फांसीवाद को हटाने का ये चुनाव है? ये बताने की बात नहीं है। आप पत्रकारों को सब कुछ पता है। मेरे 2 विशेष मुद्दे हैं, उस पर आप भी ध्यान दें। ऐसा क्या है कि भाजपा ने जो मैनिफेस्टो जारी किया, इससे पहले 11 की टीम के फोटो चेहरे आपने देखोगे मैनिफेस्टो के फ्रंट पेज पर थे। अब केवल मोदी और अंदर साएं केवल 2 हैं। भाजपा खुद इन 2 लोगों से साफ हो चुकी है। देश से साफ होना 23 मई को इनका तय है। भाई साहब क्या कहेंगे, किसानों की कर्ज माफी को लेकर भी कांग्रेस आगे बढ़ेगी? जिस तरह से जो काम किए, क्या लगता है उसका क्या फायदा मिलेगा उसको? देखिए, कांग्रेस ने जो कहा वो किया, और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पिछले 15 साल में जनता का वायदों से विश्वास उठ गया था। कांग्रेस ने जो संकल्प लिया उसको पूरा किया, और किसानों का कर्ज माफी उसमें अहम मुद्दा था, और किसानों की कर्ज माफी ने कांग्रेस को सत्ता में लेके आई। और अब 72,000 रुपया जो गरीब परिवारों को जो देने का वायदा राहुल गांधी जी ने किया है, इसके बाद केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार आएगी। जहां तक विकास की बात है, विकास इस ग्वालियर चंबल संभाग में अगर देखा गया है तो श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी का जो कार्यकाल था उसमें विकास देखा गया। आज विकास नहीं देखा, विकास की बातें देखते हैं लोग। भाई साहब कैसे देख रहे हैं आप, किसानों की कर्ज माफी का फायदा मिलेगा इसको? देखिए, भाजपा के बारे में बताऊं तो इनके पहले किसान की कर्ज माफी की जो आपने बात की है, बिल्कुल इससे फायदा मिलेगा। और अभी तक हमने 76 दिनों में 83 वादे पूरे किए कमलनाथ सरकार ने, तो जिसमें हमने सबसे महत्वपूर्ण जो था वो किसानों की कर्ज माफी थी, जो कि कमलनाथ जी ने अगले 2 घंटे में ही पूर्ण कर दी। और इनके भाजपा के माननीय पूर्व मंत्री जी ने जब सबूत मांगे तो हमारे प्रवक्ताओं की टीम ने जाकर उनको सबूत उनकी छाती पर ठोक के दिए। जब उन्होंने कहा था कि 2 लाख रुपए मैं अपनी तरफ जेब से दूंगा, तो अपने वादे पे वो अमल रहे और 2 लाख रुपए दें। भाई साहब आप किसान भी है, कैसे देख रहे हैं आप कर्ज माफी को? क्या इसका कितना फायदा मिल सकता है? हमें अपने नेता पर गर्व है कि हमारा नेता राष्ट्र नीति करता है, राजनीति नहीं। हम किसानों की जो माली हालत हुई थी 15 साल में, उसके लिए किसानों का कर्ज माफ किया, और हम केवल किसानों के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, हमारे नेता ने बिल्कुल एक एजेंडा बनाया है किसानों के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए। इस मध्य प्रदेश में 15 साल में हॉर्टिकल्चर पर कोई भी काम नहीं हुआ। इस हॉर्टिकल्चर के लिए हमारे आदरणीय ज्योतिराज सिंधिया जी ने एक पूरा ब्लूप्रिंट बनाया है, और हम आगामी समय में इस हॉर्टिकल्चर के माध्यम से किसानों को 2 गुना नहीं 5 गुना फायदा इस मध्य प्रदेश के अंदर देंगे।
चलिए, और भी कैसे देख रहे हैं भाई साहब आप इसको, कर्ज माफी का क्या फायदा? आज पूरा देश से देख रहा है लोकतंत्र बचाओ मोदी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ मोदी हटाओ, क्योंकि इनने जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट के जजों को अपने कब्जे में करने की कोशिश की, आरबीआई को अपने कब्जे में करने की कोशिश की, सीबीआई इनके कब्जे में करने की कोशिश की। ये पूरा देश जानता है, जितना भी पढ़ा लिखा वर्ग है पूरा हिंदुस्तान जानता है कि यदि मोदी द्वारा आ गए तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। क्या कहना चाह रहे हैं भाई? मेरा कहना यह है, मोदी प्रधानमंत्री मोदी जी ने सब भूल गए कि इस देश में कोई विदेश मंत्री है क्या? मोदी जी ने ही उनका जुम्मा ले लिया, पूरे विदेश मोदी ही घूमे है, आज तक नहीं दिखाई दिया न कि 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे। बताइए, मोदी जी कहते हैं कि मैं नाम बदल लूंगा अपना, वो शुक्र है उनने अपना नाम बदल के मोदी से चौकीदार रख लिया। क्या अंग्रेजी कैसे? आज का ये चुनाव युवाओं के भविष्य का चुनाव है। आज मोदी के संग में अडानी अंबानी है और राहुल के साथ में पूरे देश की 125 करोड़ जनता है। क्या किसानों की कर्ज माफी का फायदा मिलेगा? नहीं, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन वर्तमान की सरकार जो मुद्दे किए थे, वायदे किए थे, वो वायदों पे बिल्कुल नहीं है। कर्मचारियों को तो बिल्कुल परेशान करके रहती है, 6 महीने तक वेतन नहीं मिल रहा है। भाई जब बात की जा रही है कि किसानों की कर्ज माफी को लेकर आगे बढ़ेगी सरकार और उसको फायदा मिलेगा क्योंकि उसने कर्ज माफी की है किसानों की। प्रिंट मीडिया द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा किसानों का कितना कर्ज माफ हुआ है, लोग नोटिस को देखकर, जो बैंक से नोटिस देख करके आपकी प्रिंट मीडिया और लोगों के वारंट जारी हो रहे हैं। जिस किसानों ने कांग्रेस को एक्सीडेंटल कांग्रेस सरकार बनाने का काम मध्य प्रदेश में किया था, वही हमारे किसान भाई इस बार सुपड़ा साफ कांग्रेस का करेंगे और कमल का फूल खिलाएंगे मध्य प्रदेश। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि ये कलंकनाथ सरकार है, इन्होंने 100 दिन में केवल भ्रष्टाचारी की है और ट्रांसफर उद्योग बढ़ाया है। दूसरी चीज ये है कि मोदी स्वाभिमान बढ़ाने वाले हैं, मध्य प्रदेश का भी और देश का भी है। दुश्मन को घर में घुस करके मारने वाला पहला प्रधानमंत्री देश में हुआ है जिसने वचन दिया था लोगों से बीच सभा में कि इंतजार करिए, सेना को फ्री हैंड कर दिया गया है और सेना वो तय करेगी समय कि किस समय सेना जाएगी, और सेना ने रात को 3 बजे जाकर। कैसे देख रहे हैं दादा आप, कैसे देख रहे हैं दोनों ही पार्टियों को कैसे देख रहे हैं इस बार? किस शासन में मेरे को 18 साल रिटायरमेंट के बाद मेरा डेथ सर्टिफिकेट इसी बीजेपी के लाइन में लगाना हुआ है और आज भी बना हुआ है, जिसको की डेथ सर्टिफिकेट बन गया, जिंदा है वो, समझे? और मैं जिंदा हूँ और पेंशन 18 साल से ले रहा हूँ, लेकिन सुनने वाला इस हिंदुस्तान के अंदर प्रधानमंत्री कोई ना, मुख्यमंत्री कोई भी नहीं है। रो तो तुम मरो और मरने के लिए हमारे को मरगटे में भी नहीं ले जाए। भाई साहब क्या कहेंगे, क्योंकि जिंदा आदमी का डेथ सर्टिफिकेट बन जाता है, वो भी सरकार में, बीजेपी सरकार पर आरोप लग रहा है। अगर ऐसा है तो गलत है, लेकिन दूसरी बात ये है कि ग्वालियर और मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस एक हानिकारक चीज है। जब जब कांग्रेस की सरकार बनी है और यहाँ से सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया बने हैं, तब तक ग्वालियर का विकास रुक गया है, क्योंकि कोई फाइल जाती दिग्विजय रख के बढ़ जाता है। चलिए और लोग क्या कहना चाहते हो? एक मिनट आऊंगा, सब अपन में बहुत टाइम है। 1 घंटे बताओ आप क्या कहना चाहते हो? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि लोकसभा चुनाव ये ग्वालियर का एक महत्वपूर्ण चुनाव है। इस ग्वालियर में इतना ज्यादा विकास हुआ है कि लोगों को पीने को पानी नहीं है। अभी जो प्रेजेंट में जो बीजेपी कैंडिडेट हैं, उनके वार्ड में जो निवास करते हैं, उस वार्ड में पानी नहीं है पीने का। 27 नंबर वार्ड में अभी कुछ दिन पत्रिका में छपा था कि लोग बीमार हो गए थे। ग्वालियर में पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। हम जहाँ पे जो भी हम कैंडिडेट चुनेंगे उसको ऐसा चुनेंगे कि हमारे जो रियल जीने के मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पानी के मुद्दे, जमीन से जुड़े मुद्दे, हम उस पर बात करें, ना कि किसी और पर बात करें। क्या कहना? देखिए, मध्य प्रदेश में इस बार भले ही कांग्रेस की सरकार है, मैं आपको मुद्दों की बात करूंगा। आप भारतीय जनता पार्टी के कुछ नुमाइंदे आए हैं, कुछ युवा लोग आए हैं, इनके बर्ताव से आप देखिए, यहाँ देखिए किस तरीके का व्यवहार ये लोग कर रहे हैं। जैसे कैसे इनको वोट देगी जनता? कैसे देख रहे हैं नेताजी? लहर जो कह रहे थे भाई साहब, क्या कोई लहर नहीं है, लहर नहीं सुनामी है, और जीजा साले की सामत आने वाली है। क्या कहना चाहते हो? जब मुंबई में हमला हुआ तो इनके पास सेना कमजोर नहीं थी, सेना मजबूत थी, पर सेना को आदेश देने वाला नहीं था। इन लोगों ने जो देश के दुश्मनों के साथ खड़े, आज जब मोदी को हराने के लिए, जो अपनी कुर्सी, अपना परिवार, अपने जीजा की जमीनों को बचाने के लिए, जैसे हमारे भाजपा के लोगों ने कहा कि 2014 का चुनाव विकास के ऊपर और सबका साथ सबके विकास, सबका साथ सबके लिए हुआ था, पर आज के चुनाव बड़ा ही विभिन्न है, बड़ा ही अलग है।
आज का चुनाव राष्ट्रवादिता पे है, हिंदू मुस्लिम पर है। कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? देख रही हूँ कि आजकल ना तो महिलाओं के मुद्दों पे बात हो रही है, ना शिक्षा पे बात हो रही है, ना इन चीजों पे बात हो रही है, सिर्फ धर्म पे, पाकिस्तान पे और इन भेदभाव पे। तो मेरे को लगता है कि मुद्दों पे आना चाहिए, महिलाओं के मुद्दों पे तो बात ही नहीं हो रही, कोई भी पार्टी नहीं। क्या लगता है भाई, मुद्दे गायब हो गए इस चुनाव पे? पिछला चुनाव 2014 का पूरा चुनाव चाय पे निकाल दिया और 2019 का चुनाव पूरा ये भाजपा सरकार प्रयास कर रही है कि चौकीदार पर निकाल दिया जाए। लेकिन इस देश के युवा समझ चुके हैं इस 5 साल में कि इस देश के युवाओं के साथ क्या हुआ, किसानों के साथ इस मध्य प्रदेश भाजपा की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने क्या किया। जनता पूरी समझ चुकी है। इसका निर्णय 23 मई को होने वाला। 2 करोड़ लोगों को रोजगार का कहा, वो इस समय इनको कोई बात नहीं है। क्या तुमने विकास किया? विकास की बातें करो ना, विकास पे वोट मांगो। इनको विकास पे वोट मांगना चाहिए। जीएसटी लाए, उस पर विकास बताओ ना, उस पर कोई नहीं बोल रहा। और नोटबंदी तुमने बात करना चाहिए, नोटबंदी पे कोई बात नहीं कर रहा, भावनाओं के साथ खेलते हैं। तो क्या लग रहा है कि कमलनाथ सरकार ने स्वरोजगार की बात करी, लोगों को मिल रहा है रोजगार? मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। कमलनाथ के साथ कोई कर नहीं पाएगा, शुरुआत ही कर दिया उन्होंने। तो जो किसान कर्ज माफी करने काम किया था, वादा किया था, वो उन्होंने पूरा किया। मैं 2 ही बातें करूंगा। आदरणीय जयसिंह कुशवाहा जी ने कहा कि अभी विकास किया है, 10,000 करोड़ रुपए पुल में लगाए हैं। अगर 10,000 करोड़ पुल में लगाए हैं तो नरेंद्र सिंह तोमर को ग्वालियर क्यों छोड़ना पड़ रहा है? और दूसरी बात, अगर देशभक्ति की बात हो रही है तो मोदी के खिलाफ तेज बहादुर यादव चुनाव लड़ रहा है, तो उसे देशभक्ति के हिसाब से उसका सपोर्ट करना चाहिए। चलिए, और भी लोग क्या कहना चाहते हैं भैया? सर, अपन आप मुद्दे से बढ़ रहे हैं। अभी आपने योग्यता पे कसम दिलाई थी हमें, योग्य प्रत्याशी को वोट दें और फिर मुद्दों पे जाना है। चलिए बताइए, आप अपनी बात रखिए। योग्य प्रत्याशी चुनेंगे तो वो अपने देश हित के मुद्दे देखेगा, वो किसी जातिवाद को, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं देखेगा। क्या सोच रहे हैं, आपका मन क्या कह रहा है इस बार लोकसभा? योग्य प्रत्याशी को चुने। क्या, एक मिनट और, क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब बीजेपी सरकार के मिनिस्टर ये बात बोल रहे हैं कि 2024 में इस देश में चुनाव नहीं होगा, हमें इसको सोचना पड़ेगा कि ये लोग बोल रहे हैं कि 2024 में चुनाव नहीं होगा, वोट नहीं डाले जाएंगे, लोकतंत्र की हत्या की बात चल रही है। तो इसलिए हमको ये चीज सोचना पड़ेगी। विजय जी, कैसे देख रहे हैं आप इस चुनाव को? देखिए, इस लोकसभा में भले कांग्रेस हो या बीजेपी या कोई भी दल हो, ग्वालियर की बात करें तो दोनों दल इस बार हार के जाने वाले हैं, क्योंकि दलें तो पिछड़ा विरोधी कांग्रेस और बीजेपी है। 2 अप्रैल सबके सामने यहाँ पर जिस तरीके का यहाँ पर दंगा भड़काने का काम आरएसएस के द्वारा किया गया, और आरएसएस का कैंडिडेट इस बार सेज कर आए हैं। इस बार पिछड़ा वर्ग और दलित समाज इस बार आरएसएस को, कांग्रेस को यहाँ से हराकर भेजेगा और भले निर्दलीय प्रत्याशी जीतेगा, ये बात यहाँ से जाएगी। क्या कहना चाह रहे हो भैया? चैन सिंह जी, कैसे देख रहे हैं आप? एक एडवोकेट है, कैसे देख रहे हैं इस पूरे? देखिए, 2014 का चुनाव, एक बार शांत रहो, आप अपनी बात रखिए। 2014 का चुनाव मोदी जी ने चाय वाला बनके लड़ा और उन्होंने मुद्दे रखे विकास का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। ये सारे के सारे आज मुद्दे पूरे हुए क्या? विकास के मुद्दे 19 में आके वो चौकीदार बन गए। 24 का चुनाव किस बेस पर लड़ाएंगे भैया? चौकीदार से और कहाँ जाएंगे? इस देश के में चौकीदार की जो ब्रांचें सांसद के रूप में होती है, 10 कदम के दूर पे स्वर्ण रेखा है। इसमें करोड़ों करोड़ों रुपए यहाँ के पूर्व सांसद जो कि इन्हें टिकट ही नहीं दिया, वो खा के भग गए हैं। तो यहाँ नीचे से ऊपर तक पूरा सिस्टम ही चोर है। क्या कहना चाहते हैं राकेश जी? विकास के नाम पर केवल धोखा है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ग्वालियर में कोई विकास नहीं हुआ है और इस देश में जो वादे किए थे बीजेपी सरकार ने आज तक पूरे नहीं हुए हैं। कांग्रेस की सरकार बनेगी और इस ग्वालियर से सांसद भी कांग्रेस का बनेगा। जो कमलनाथ सरकार ने 76 दिन में 83 वादे वचन पूरे किए, उस पर मैंडेट मिलेगा क्या? जी बिल्कुल मिलेगा। जो न्याय योजना लागू की जाएगी हमारी सरकार बनते से ही, उससे और उसका जो हम लोग जितने भी प्रवक्ता हैं उनसे जो किसानों को समझाया जा रहा है उससे बहुत लाभ मिलेगा। कैसे देख रहे हैं भाई? वर्तमान में कांग्रेस ने जो न्याय की योजना चालू करी है, उस न्याय की योजना से भारतीय जनता पार्टी के चूल्हे हिल गई हैं। आज आम गरीब आदमी हो चाहे नौजवान हो, आज वर्तमान में कांग्रेस की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है। आपने नौजवानों के रोजगार के मामले में देखा होगा, आने वाले समय में 3 साल तक किसी प्रकार की एनओसी नौजवान को नहीं लेना है, अपना व्यापार चालू कर सकता है। इससे नौजवान अपने आप को प्रफुल्लित महसूस कर रहा है। आज वही बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी के लोगों में देखने को मिल रही है। देखिए, अगर इन्होंने 10,000 करोड़ के विकास की बात करते हैं, अगर इन्होंने विकास किया हुआ था तो विधानसभा में 8 में से 7 सीटें नहीं हारते। इन्होंने विकास किया होता तो ग्वालियर की सीट छोड़ के मुरैना नहीं जाते। इन्होंने जो अप्रत्याशी दिया है उसकी अगर बात करोगे तो ये महानगर पालिका जो है वो किस तरह से गंदगी में जो मध्य प्रदेश का स्थान था वो 50वें नंबर से आगे पहुंच गया है।
लगता है कि इस बार फिर कांग्रेस आएगी? मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख हर गरीब के खाते में आएंगे, वो 15 लाख न जाए, 15 लाख न जाए। भाई साहब एक बात, अगर जैसे विकास किया है तो फिर अब उठा रहे सवाल के विधानसभा में क्यों हार गए, और फिर जिस तरह से नरेंद्र सिंह जी मौजूदा सांसद है उनको सीट बदलना पड़ती है, ये हार का डर है। मैंने अभी आपसे कहा कि एक मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक्सीडेंटल सरकार है। गणित की दृष्टि से हो सकता है कि 3-4 सीट अधिक होने के कारण उन्होंने सरकार को गठन कर लिया। जहां तक माननीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब का मामला, वो राष्ट्रीय नेता है, भारतीय जनता पार्टी उनको कहीं से भी चुनाव लड़ा सकती है। ग्वालियर से भी हम जीतेंगे, मुरैना से भी जीतेंगे, और जो अभी तक कांग्रेस के हिस्से में 2 थी, इस बार 2 पे भी डबल 0 लगने वाला है। कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। भाई साहब कह रहे हैं कि कहा जा रहा है कि भैया प्रचार भी शुरू नहीं किया है सांसद जी ने, मौजूदा सांसद। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी घोषित हो गए, मुरैना से, ग्वालियर से, भिंड से। ये लोग प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए ग्वालियर में, अभी तक ग्वालियर में प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए। दूसरी बात ये है, ये चुनाव मुद्दों का चुनाव है, सड़क बिजली पानी का चुनाव नहीं है, राष्ट्रवाद का चुनाव है 1 नंबर। दूसरा, मोदी ने इतना काम किया है, आयुष्मान भारत योजना में 50 करोड़ लोग कवर हो रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वच्छता के क्षेत्र में काम हुआ है, 22 करोड़ लोगों को अभी तक लाभ मिला है, 22 करोड़। भाई साहब कैसे देख रहे हैं, क्योंकि जो डैमेज हुआ है चंबल में क्या कवर कर पाएंगे उसको? कहा जा रहा है कि जितना जो डैमेज हुआ है उससे 12 सीटें प्रभावित होंगी लोकसभा सीट की। लोकसभा चुनावों में लोग अपना प्रधानमंत्री चुनने निकलते हैं, तो आज कांग्रेस के सामने 2 समस्याएं। एक और जो मोदी जी ने 5 साल में विकास की गंगा बहाई है, वहीं 90 दिन में जो कांग्रेस की सरकार ने वादा खिलाफी की है। ये चुनाव केवल 2 ही विचारधाराओं का है। एक राष्ट्रभक्ति की ओर जो देश को परम वैभव पर ले जाने की बात करते हैं, वो विचारधारा, और एक राष्ट्र विरोधी विचारधारा जो केवल बांटने का, समाज को धर्म का, आतंकवाद फैलाने का, नक्सलवाद फैलाने का, ऐसी विचारधारा। तो ये 2 विचारधारा है। तो अपन जो है ना राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ में है। मोदी फिर से कहो दिल से है। लेकिन युवा क्या सोच रहा है इस चुनाव में, तो ये जानने की कोशिश करते हैं कैसे देख रहे हैं, क्या सोच रहा है युवा इस बार? मैं एक बहुत बड़े वोट की बात करूंगा, जो कि दलित वोट है। पिछले साल 2 अप्रैल को जो दंगा हुआ था, वो दंगा तो चलो समाप्त हो गया। हम लोगों ने, जो लोग शहीद हुए थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम प्रोग्राम करना चाह रहे थे। प्रशासन इतनी हिटलरशाही कर रहा है कि हम लोगों को शांतिपूर्वक टेंडल तक नहीं चलाने दिए गए। मैं कहता हूं कि राम के नाम से वोट मांगा, हमने वोट दिया। पिछले 4 सालों में, 5 सालों में मोदी कहाँ बैठे, राम मंदिर कहाँ है? इस बार दलित वोट नहीं देगा। जिस प्रकार से बार बार भ्रमित किया जा रहा है, ये चुनाव हम सबको सोचने का विषय है कि किन व्यक्तियों के साथ में खड़े हैं। इनके दोनों के अगर घोषणा पत्र देखोगे, अगर कांग्रेस का घोषणा पत्र देखें तो उसमें दिखता है उसमें कि 370 का हम समर्थन करते हैं। ये देश को सोचना पड़ेगा कि हम कश्मीर को बचाने के लिए चुनाव करना है या कश्मीर को अपने दूर से अलग करना चाहते हैं। क्या करना? जो 4 साल के मोदी सरकार ने जो काम किए थे, उनका रिजल्ट जनता ने दे दिया है। हम जिस चीज के लिए बार बार प्रयास कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने क्या किया है, क्या रिजल्ट आएंगे, तो उसका रिजल्ट तो जनता ने पहले ही दे दिया है कि जितनी सीटें कांग्रेस के पास, बीजेपी के पास थी, उसमें से कितनी घटके कम रह गई। और इसके लिए किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं है। हो सकता है यहाँ 4 से 10 लोग अपनी वाणी को तेज बुलंद करके सोचते हो कि जनता की आवाज को दबा लेंगे, पर ये संभव नहीं है। 4 से लोगों से। ग्वालियर के युवाओं की बात करें तो युवा कैसे देख रहा है अपने आप को? भाई साहब, युवा पूरे हिंदुस्तान का उसने सोच बना ली है कि हमें राष्ट्रवादी विचारधारा चाहिए, ना कि हमें आतंकवादी को सम्मान देने वाला चाहिए। क्या कहना चाहते हैं आप, युवाओं कैसे देख रहे हो? निश्चित तौर पे ये जो चुनाव है, राष्ट्रहित का चुनाव है। आप एक मंच पे नेताओं को कहते सुनते होंगे कि चाहे प्रत्याशी पाकिस्तान से आके लड़ जाए, हमें सिर्फ हाथ का पंजा देखना है। तो ये समझ में आता है साहब। क्या कहना चाहते हैं इस चुनाव को लेकर, क्या मूड है? चुनाव एक तरफा मोदी जी के पक्ष में है, और ये सभी जानते हैं कि मोदी जी ने जिस प्रकार से पाकिस्तान और देश की सुरक्षा के लिए जो देश के लिए किया है, वो कांग्रेस की सरकार अपने 70 साल के इतिहास में कभी नहीं कर पाई। चलिए, महिलाएं और भी मौजूद है जी। जो हालात हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं कि अभी जो वर्तमान सरकार रही, केंद्र सरकार, उसकी नीतियों से जनता नाखुश है और वो बदलाव चाहती है। लेकिन एक जो स्थिति है कि लोग जो है एक विकल्प के रूप में, जैसे आमतौर पर स्थिति है देश में कि 2 ही पार्टियों को दिखाया जाता है कि या तो भाजपा या कांग्रेस। अगर भाजपा से आप नाखुश हैं तो आप कांग्रेस को चुन लीजिए। लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस की नीतियों को भी लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं।
कांग्रेस और भाजपा की नीतियों में कोई अंतर नहीं है। दोनों की आर्थिक नीतियां समान हैं, जिसके कारण निजीकरण बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। और किसान है, आप कैसे देख रहे हैं? क्या कमलनाथ सरकार ने अच्छा काम किया है? कमलनाथ सरकार अपने वादे से विफल रही है। इन्होंने जो घोषणा करी इसमें विफल रही है। और भाजपा और कांग्रेस ये दोनों पार्टी मिलकर शहर की जनता को गुमराह कर रही हैं। इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है? इस चुनाव को हम ये देख रहे हैं कि जो भाजपा ने अभी प्रत्याशी उतारा है विवेक सेजवालकर, उनको हम 40 साल से देखते आ रहे हैं। नगर निगम में 40 साल से वो हैं और बड़ा दुर्भाग्य है कि भाजपा को एक ऐसा कैंडिडेट मिला जिसने ग्वालियर को नरक निगम बना दिया और आज तक ग्वालियर को पीने का पानी नहीं है। और आज भी आप देखेंगे तो कई ग्वालियर उपनगर में, दक्षिण में कई जगह गंदा पानी आ रहा है, पीला पानी आ रहा है। मौजूदा चुनाव की जहां तक आप बात कर लें, मतलब यहाँ जो बात आ रही है कि ये राष्ट्र विरोधी और राष्ट्रवादी विचारधारा के बीच में चुनाव है, मैं कह रहा हूं बकवास है। चुनाव की तरह होते हैं, कोई यहाँ पर राष्ट्र विरोधी नहीं होता। किसी एक पार्टी का विरोधी हो जाने से कोई राष्ट्र विरोधी नहीं होता। ये हम कह रहे हैं मोदी जी के 5 साल की असफल जनद्रोही नीतियों के खिलाफ चुनाव है। और क्या लगता है भाई साहब, इस बार का चुनाव क्या कह रहा है? इस बार का चुनाव बहुत स्पष्ट है। भाजपा जो गठन हुआ था 3 चीजों को लेके हुआ, समान कानून, धारा 370 हटाएंगे और राम मंदिर बनाएंगे। ये तीनों चीजें भूल गए। बहुमत में आने के बाद इनने अपने जिस चीज को लेके भाजपा बनी थी वो जब वही चीज भूल गए तो इन पे क्या भरोसा करेगी जनता? क्या लगता है कि 3 महीने में जो कमलनाथ सरकार ने काम किया उसका फायदा मिलेगा? 3 महीने में कमलनाथ जी ने जनहित के कार्य किए हैं। आते ही 83 अपने वचन पूरे किए। किसानों की कर्ज माफी, चाहे युवाओं को जो सम्मान निधि देने की बात की है, या पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर अधिनियम जो लाए। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा 15 साल से प्रदेश में इनकी सरकार थी। अभी जो इनने प्रत्याशी दिया है 40 साल में नगर निगम में भाजपा का यहाँ राज है, 10 साल से वो महापौर है। सड़क नहीं, सीवर नहीं, पीने का पानी नहीं। आज भी ग्वालियर शहर मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। क्या लगता है कि सरकार ने जो काम किया, कमलनाथ सरकार ने 3 महीने में उसको फायदा मिलेगा कांग्रेस को? सरकार ने जो काम किया है उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। और जो भी कैंडिडेट आएगा इस लोकसभा में, वो कैंडिडेट बहुत अच्छे मतों से जीतेगा और इस सीट को ग्वालियर से निकालेगा। क्या कहते हैं भाई? जी, पहले तो मैं ये कहूंगा कि इन्होंने नोटबंदी करके पूरी अर्थव्यवस्था बिगाड़ दी है। गरीबों का जो छोटा मोटा हम लोग धन जोड़ लेते हैं वो सब खत्म हो गया, आदमी कर्जदार हो गया। लोगों को याद है, इस बार याद है कि रहेगा वो मुद्दा? दर्द है, बहुत बड़ा दर्द है। और व्यापार जो खत्म हो चुका है, जिससे मिडिल क्लास पूरा खत्म हो चुका है, व्यापारी बैठे रो रहे हैं, वो ये सब बातें आएंगी और ये जो है कांग्रेस को विजय बनाएंगी। कुरीतियों की सरकार है और इसकी विदाई अब तय है। और युवाओं को तो पकौड़े तलवा दिए और है ना सत्यानाश करके रख दिया। और ये यहाँ जो भी लोकसभा का कैंडिडेट आएगा वो भारी मतों से जीतेगा। भाजपा का सुपड़ा साहब, अब कांग्रेस की बारी आम आदमी, आप कैसे सोच रहे हैं इस चुनाव को? इतने भी संवैधानिक पदों पे बैठे हुए वरिष्ठ व्यक्ति हैं, उनको जो आज घोषणाएं कर रहे हैं उन पे अमल लाना भी उनको जरूरी है। नए सिरे से भी घोषणाएं करने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि पुरानी जो घोषणाएं हैं उनका इतिहास बराबर लगातार दिख रहा है। समाज में कोई उत्थान नहीं है आज के समय में। नोटबंदी, जीएसटी और इस तरह की जो घोषणाएं हुई, इससे ये 5 सालों में आम जनता का डिमोशन हुआ है, प्रमोशन नहीं। चलिए बीजेपी से जवाब ले लेते भाई साहब। इनका कहना है कि मतलब नोटबंदी से और जीएसटी से बड़ा नुकसान हुआ है, उसका बदला लेंगे लोग। देश की अर्थव्यवस्था सुधरी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 2 काम किए। एक तो सांप पकड़ने का रोजगार दे रही है कांग्रेस, एक ढोल चलाने का रोजगार दे रही है कांग्रेस। तो कमलनाथ नहीं है, ये कपटनाथ है। कमलनाथ नहीं है, कपटनाथ है। किसानों को धोखा दिया, किसानों खाते में कोई पैसा नहीं पहुंचा है। सारे किसान चक्कर काट रहे हैं, 3-3 फार्म दे दिए, हरा, पीला, लाल, वो सब जो है पड़े हुए सोसाइटी में। कुछ लोगों को तो मिल भी गया ना, सर्टिफिकेट मिल भी गया है, मैसेज आ रहे हैं लोगों के पास, कर्ज माफी तो हो रही है। 2 लाख वाले को 300 रुपए का सर्टिफिकेट मिल रहा है, 500 रुपए का सर्टिफिकेट मिल रहा है, 50,000 सर्टिफिकेट मिल रहा है, कोई माफ नहीं हुए। एक व्यक्ति हुई तो माफिया हो। क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहना यह है, हमारे बीजेपी के मित्र बोल रहे हैं नोटबंदी से फायदा हुआ है, तो मोदी जी पूरे भारत भ्रमण पे निकले हैं प्रचार के लिए, नोटबंदी के नाम पे वोट क्यों नहीं मांगते?
जीएसटी के नाम पे वोट क्यों नहीं मांगते, राष्ट्रवाद के नाम पे क्यों मांग रहे हैं? और राष्ट्रवाद कैसा? आज इमरान खान मोदी मोदी कर रहा है, पाकिस्तान में शोर है, नरेंद्र मोदी वंस मोर, ये पाकिस्तान में शोर हो रहा है। क्या लग रहा है भाई साहब? देखिए, बात अभी राष्ट्रीयता की हुई। कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र अभी इस बार लाए हैं, उसमें स्पष्ट बताया है कि राजद्रोह की धारा कांग्रेस खत्म कर देगी। उस वाक्य से सबसे ज्यादा ताली अगर कहीं पिटी है तो पाकिस्तान में पिटी है। वो उमर अब्दुल्ला जो इस देश में 2 प्रधानमंत्री की बात करता है, उसने समर्थन किया है। तो कांग्रेस का समर्थन पाकिस्तान करता है। इससे साबित होता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी धाराओं में गोलमोल कर रही है। देखिए, बड़ी स्पष्ट है, कांग्रेस जितने भी मुद्दे उठाती है वो उसके द्वारा रचित होते हैं। बात हिंदू की होती है। 2002 जैसे ही बाबरी मस्जिद गिरी थी, कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कहा था हम बाबरी मस्जिद का निर्माण दोबारा से कराएंगे। आज क्या है किसी में इतना साहस जो कह सके राम मंदिर बनेगा और भारतीय जनता पार्टी ही बनाएगी? ये तो वो पार्टी है जिसने राम के अस्तित्व को नकारा था। ये वो पार्टी है जिसने भगवान श्री राम के बारे में ये कहा था कि वो कभी अयोध्या में पैदा ही नहीं हुए। ये कैसे अपने आप को राम भाई साहब, आपके धाराओं पर बड़ा कंफ्यूजन पैदा कर दिया है। आरोप लग रहे हैं कि राष्ट्रद्रोह और राज्यद्रोह की धाराओं में अंतर करके अलग तरह से प्रेजेंट कर रही है बीजेपी। देखिए, घोषणा पत्र जो होता है वो कोई ऐसा तो नहीं है कि अकेले में रखा हो। कांग्रेस का घोषणा पत्र, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र, दोनों सामने रख लो। दोनों सामने रख करके जब अपन चिंतन करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि राष्ट्र की चिंता कौन कर रहा है और राष्ट्र को गर्त में ले जाने का काम किसका घोषणा पत्र कर रहा है। तो लगता है कि मैंडेट मिलेगा इस बार? मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस की वो स्थिति होने वाली है कि जो अभी 44-45 है ना, ये भी नहीं बचेंगे। मैं स्पेशली अपनी तौर से मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं राइजिंग कश्मीर का पेज भली भांति देखता हूँ। वहाँ पर जिस प्रकार से स्थिति बनी हुई है कश्मीर को लेके, और मैं पाकिस्तान डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी को भी देख रहा हूँ, वो किस प्रकार से भारत के टुकड़े करने का प्लान बना रहे हैं। तो इस बार वोट राष्ट्रवाद को जाएगा। मेरे को ये बताएं, कांग्रेस के लोग बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हम छात्रों के लिए आपने क्या किया? आपने एक फरमान निकाल दिया कि छात्र आंदोलन नहीं कर सकते हैं, और जेएनयू में आप कन्हैया कुमार के समर्थन में चले जाते हैं। तो आप बताओ ना, कन्हैया कुमार के समर्थन में पहुंच गए। यहाँ मध्य प्रदेश में फरमान निकाल दिया छात्र आंदोलन नहीं करेंगे। यहाँ लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही, यहाँ संविधान की हत्या नहीं हो रही। चलिए एनयूसीआई से पूछेंगे, एनयूसीआई पे, क्योंकि छात्र संगठन की बात हो रही है, तो पहले एनयूसीआई से जवाब ले ले। एनयूसीआई से कोऑर्डिनेटर है, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर। देखिए भाई, आपको मैं बता दूं, यही भाजपा सरकार थी जब हम आंदोलन करने जाते थे तो इतनी पिटाई करती थी कि 10 दिन लेट ना दूबर हो जाता था हमारा। तो क्या बदला ले रहे हो क्या? बदला नहीं ले रहे। छात्र संघ चुनाव 15 साल से बंद करा दिए इन लोगों ने। छात्र संघ चुनाव 15 साल से बंद है। भाई साहब सवाल उठा रहे थे, कर्ज माफी का सर्टिफिकेट भी लेके आए हुए हैं। ये तो सर्टिफिकेट लेके आए हुए हैं। सर्टिफिकेट किसका सर्टिफिकेट है ये? क्या कहना चाहते हैं? मैं बड़ा गांव से हूँ, पूर्व सरपंच हूँ, ब्लॉक अध्यक्ष हूँ कांग्रेस का। मेरा जो मध्य प्रदेश की सरकार बनी है उसके 10 दिन बाद मेरा 1,90,000 माफ हुआ है। आदरणीय राहुल गांधी, कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया के आशीर्वाद से 1,90,000 रुपए मेरा कर्ज माफ हुआ। ये सर्टिफिकेट मेरे को मध्य प्रदेश शासन ने दिया। मैं अपने भाजपा के मित्र की एक बात करेक्ट करना चाहता हूँ। वो प्रवक्ता है भाजपा के पार्टी के, उन्हें राष्ट्रद्रोह का फर्क पता नहीं है। जिस भाजपा ने 10 साल इस धारा को हटाने के लिए आंदोलन किया था, आज उसे राष्ट्रद्रोह से जोड़ रही है। राष्ट्रद्रोह की मूल धाराएं वैसी की वैसी हैं। राजद्रोह में सरकार के विरोध करने पर जो भी सरकार थी वो उसकी आवाज दबाने के लिए, उसका दमन करने के लिए उस पर केस लगाकर उसको बंद करती थी। इसलिए उस धारा को खत्म किया है कि जनता की आवाज बुलंद हो। सरकार किसी की भी हो, सरकार हमारी हो, सरकार इनकी हो, पर सरकार के खिलाफ बोलने के अधिकार आम जनमानस को है। क्या कहना चाहते हैं विजय जी? सिंपल सी बात है, यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के सभी लोग बैठे हुए हैं। मैं केवल कांग्रेस और बीजेपी के जो मुखिया हैं उनसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि पिछड़ा वर्ग की संख्या मध्य प्रदेश में 54% है। भाजपा और कांग्रेस की सरकारों ने पिछड़े वर्ग के लिए क्या किया है? 27% लागू करने की बात कमलनाथ ने करी थी, लेकिन दुबे को वहां भेजकर उस पर लिपापोती करी। कांग्रेस और बीजेपी पिछड़े वर्ग की विरोधी है। 54% ओबीसी बीजेपी और कांग्रेस के विरोध में इस बार मध्य प्रदेश वोट करेगा। भाई जब आरोप लग रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण का भी विरोधी है, बीजेपी कह रहे हैं कि मतलब सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर देती है। देखिए, आप एक बात बताएं, इस देश के दलितों के साथ अन्याय अगर किसी ने किया तो किसने किया? बाबा साहब अम्बेडकर को अगर इतिहास में किसी ने अगर उचित स्थान नहीं दिया
तो वो कांग्रेस थी। जब से भारतीय जनता पार्टी आई, उनके तैल चित्र का अनावरण हमने संसद में कराया, उनके जितनी भी स्थान थे उनको स्मारकों के रूप में हमने बनाया। भारत रत्न बाबा साहब को अगर किसी ने दिया तो हमने दिया। कांग्रेस ने तो नेहरू जी के नेतृत्व में उनको चुनाव हरवाया। ये दलित विरोधी पार्टी है, इसने सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण किया है। जहां तक बात है देशद्रोह की, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम देशद्रोह की धारा को हटाएंगे और हमारे सैन्य बलों को बलात्कारी बताया है। लेकिन भाई साहब, धारा पे बड़ा कंफ्यूजन है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। धारा को अलग तरह से प्रेजेंट करने का आरोप लग रहा है बीजेपी पे। देखिए, बहुत स्पष्ट है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या। कांग्रेस के मैनिफेस्टो के पेज नंबर 35 पे ये स्पष्ट उल्लेख है कि भारतीय सेना बलात्कारी है। ये कांग्रेस की रणनीति है। क्या कहना चाहते हो भाई साहब? मैं तो ये कहना चाहूंगा सर, ये देश का चुनाव है और इस देश के चुनाव में जो पूरे देश के देखना चाहिए। देश में देश सुरक्षित हो, लोग सुरक्षित हो, उनके मूलभूत सुविधाएं जो आवश्यकता है जनता की, उन पर वोट होना चाहिए। चलिए, क्या कहना चाह रहे हो आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ग्वालियर का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर दोनों पार्टियों को जवाब देना चाहिए, जेसी मिल का। इनकी दोनों की राजनीति के चलते जेसी मिल बंद हुआ। उसके बाद अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने उसको सरकारी घोषित कर दिया, सारी जमीन को। अब इनको जवाब देना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जिसने मंत्री बनाया नौटंकी कर करके, अब वो मंत्री जवाब दे जेसी मिल का क्या निरादन है, क्या लगता है भाई साहब? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, केंद्र सरकार भाजपा की है, 370 धारा इनने क्यों नहीं हटाई? क्यों नहीं इनने मंदिर बनवाया? किसने रोक दिया था इनको? जैसी मिल बंद हो गई, ओबीसी आरक्षण, कई सारे मुद्दे उठ रहे हैं अब तो। इस बार का मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस बार आम जनता दोनों सभी राष्ट्रीय दलों को देख रही है और इस बार का जो निर्णय वो सोच समझकर करेगी और अपने जो सत्ता की चाबी है ऐसे संगठन को, ऐसे व्यक्ति को देना चाहेगी कि जिससे देश की जो सीमा है वो सुरक्षित रहे और देश का स्वाभिमान बना रहे। क्या कहना चाहते हैं? आज जो जेसी मिल की भाई ने बात उठाई है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो यहाँ 5 साल से केंद्रीय मंत्री रहे नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनने उद्योग के नाम पर एक ईंट नहीं लगाई। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी ने यहाँ मालनपुर बसाया, बामोर इंडस्ट्री बसाई। आप उनसे पूछिए कि इन्होंने इंडस्ट्री के नाम पर क्या दिया और इस ग्वालियर अंचल को रोजगार के नाम पर क्या दिया। कैसे देख रहे हैं आप इंडस्ट्रीज के मामले? देख रहा हूँ, इंडस्ट्रीज के मामले में यहाँ बंटाधार हुआ है, जबकि सिंधिया जी ने बहुत कुछ दिया था। ये बात सभी को जाए। क्या आप युवा है, कैसे देख रहे हैं आप ग्वालियर को? ग्वालियर में तो कोई विकास नहीं है, चाहे भाजपा आ जाए चाहे कांग्रेस आ जाए, मेरे हिसाब से। क्यों नहीं है विकास? कहाँ लगता है, कहाँ राजनीति में फंस गया है ग्वालियर? ग्वालियर एक बहुत बड़ी राजनीति का शिकार है, क्योंकि यहाँ पे आधा गुट सिंधिया जी का है, आधा गुट तोमर जी का है, तो उस वजह से ग्वालियर में कभी कोई विकास हो नहीं पाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है। क्या लगता है मैडम आपको, कहाँ गुटों में फंस गया कि ग्वालियर राजनीति गुट में? गुटों में तो फंसी गया और मुद्दों से भटक गया है। मुद्दे इनके भूल ही गए कि मुद्दे क्या हैं हमारे, जो हमारी एजुकेशन और ये सड़कें और ये मुद्दे हैं वो तो गायब ही हो गए। क्या कहना चाह रहे हैं बाबा? हाँ, ग्वालियर में गुटबाजी तो बहुत ज्यादा है, किंतु जो भाजपा द्वारा प्रचार किया जाता है कि सब सांसद को नहीं देखो, मोदी को देखो। क्या मोदी के पीछे कोई चोर लुटेरा डकैत सब सांसद खड़े हो सकते हैं? या मोदी जी को सिर्फ मूक बधिर सांसद चाहिए जो सिर्फ सांसद में टेबल बजा सके? सिर्फ टेबल बजाने वाला सांसद चाहिए क्या अपने को? क्या कहना चाह रहे हैं? ये जेसी मिल का मुद्दे का बात कर रहे थे। अभी हाईकोर्ट ने 10 करोड़ पेमेंट करने का ऑर्डर दे दिया है और सब मजदूरों के पेमेंट हो रहे हैं। जेसी मिल बीजेपी के कार्यकाल में बंद हो गई, लेकिन अब कांग्रेस का कार्यकाल आ गया, अब कैसे रहेगा? आपने देखा होगा पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की थी, स्टेट गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की थी, नगर निगम भारतीय जनता पार्टी की थी। अगर ये कुछ कर सकते थे तो करना चाहिए था इनको। लेकिन देखिए वास्तविकता क्या है नासिर भाई, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी केवल धार्मिक भावनाओं को भड़काकर देश के ऊपर सत्ता करना चाहती है। आपने देखा होगा पहले कभी राम मंदिर के नाम पर, कभी चरण पादुका के नाम पर, कभी ईंटों के पूजन के नाम पर। आज बात आ रही है राष्ट्रीय एकता की बात पर। आज देश की जनता ये जानना चाहती है इन लोगों से कि इतनी बड़ी वेल्थ सिक्योरिटी एरिया में, जम्मू कश्मीर में इतना बड़ा आरडीएक्स कहां से पहुंचा, कैसे पहुंचा। देश की जनता ये जानना चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट में जो राफेल डील के मामले में जो टंकन त्रुटि के नाम पर जो बचने का प्रयास कर रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो जाने के पश्चात ये पूरे देशवासियों को मालूम हो चुका है कि राफेल में निश्चित रूप से घोटाला हुआ है। और राफेल के कारण जो लोग अपने आप को चौकीदारी कहते थे कि चौकीदार के रहते हुए किसी प्रकार की चोरी नहीं होगी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया है कि चौकीदारी चोर। मैडम मना ये है कि सेना के नाम पर वोट मांगने की नौबत आ गई और विकास की बात करते हैं। ये भाजपा के कार्यालय का विकास हुआ है, एयर कंडीशन। आरोप लग रहा है कि बीजेपी सेना के नाम पर वोट मांग रही है मैडम।
ये बिल्कुल गलत ही आरोप है और निराधार है। मैं इनसे ये पूछना चाहूंगी कि चहुमुखी विकास ग्वालियर में हुआ है, अगर ग्वालियर की बात करें, और जब से प्रदेश में इनकी सरकार आई है कांग्रेस की, उन्होंने क्या किया है? घोटाले से घोटाले, 281 करोड़ का घोटाला कल पकड़ा गया। उसके बाद किसानों के लिए जो इन्होंने वादे किए, क्या वो पूरे हुए? 10 दिन में उन्होंने कहा था कि अगर कर्ज माफी के सर्टिफिकेट भी लेके आए, नहीं मिले, वो नहीं हुए। फिर उसके बाद अगर युवाओं के लिए उन्होंने कहा कि युवाओं को हम रोजगार देंगे, तो क्या इन्होंने सिर्फ जो है मवेशी चराने के लिए रोजगार दे रहे हैं और उसके बाद ये कह रहे हैं कि हम उनको बैंड बाजे की ट्रेनिंग देंगे? तो ये क्या युवाओं के लिए रोजगार है? आरोप लग रहा है बीजेपी पे सेना के कामों को बना रही है। भाई साहब, सेना के कामों को बीजेपी नहीं बना रही है। आप देख रहे हो कि वो आतंकवादी को जी कह के संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हो कि भाजपा सेना के ऊपर राजनीति कर रही है। वो तो सबको दिख रहा है। देश हित में बात करेंगे तो क्या सेना पे राजनीति कर रहे हैं हम? क्या कहना चाह रहे हैं सर? दिग्गी राजा ने ओसामा बिन लादेन जी, रविशंकर प्रसाद का नाम, दोनों ही दलों से जी का संबोधन किया गया। ये आतंकवादियों को महिमा मंडित करते हैं, कसाब को जेल में बिरयानी खिलाते हैं, रात को आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुलता है कसाब के लिए। तो ये ऐसे हैं अफजल गुरु के जो नुमाइंदे हैं, इनको देश समझ गया है, कांग्रेस साफ होने वाली है। आतंकवादी के मरने पर इनकी माँ रोती है बंद कमरे में, जो इनके नेता बोलते हैं, जो इनकी मानसिकता है। क्या अफजल गुरु को शहीद आजम कहने वाली महबूबा मुफ्ती शहीद के साथ गलवैया कर सरकार इनने चलाई, और आज इमरान से यारी, देश से गद्दारी करने के बाद सैनिकों पर वोट मांग रहे हैं। क्या भाई साहब लगता है कि पीडीपी के नुकसान होना पड़ेगा? मतलब सरकार बना ली थी, उस पर आरोप है कि मतलब जिसको आप आवाज उठाते हो। कांग्रेस के लोग बहस को दाएं बाएं ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने जैसा शुरू में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का कहना साफ है, हम राष्ट्रीयता के नाम पर, विकास के नाम पर, सबका साथ सबका विकास के नाम पर वोट मांगेंगे और जनता जनार्दन हमको फिर से बहुमत देने वाली है और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। कैसे देख रहे हो अमित जी? क्या कहने वाले? सेना के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं। मैं सेना के नाम पे जो वोट मांग रहे हैं वो संसद खिलाते हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा, ये कहते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये इनकी पॉलिटिक्स है, घटिया कि भाई जब सेना के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं, क्या कहेंगे? किसके नाम पे? सेना के नाम पे आरोप लग रहा है कि बीजेपी सेना के नाम पर वोट मांगे। मैं वही कह रहा हूँ, ये कैसा राष्ट्रवाद है? पीडीपी के साथ 3 साल सत्ता सुख, कन्हैया के खिलाफ चुनाव के वक्त पर चार्जशीट पेश करना, ये कैसा राष्ट्रवाद है? अगर कन्हैया के खिलाफ करनी थी तो पहले कर देते, कन्हैया जेल में होता। पर आपने चुनाव के वक्त पर चार्जशीट पेश की। न्यायालय इंतजार कर रहा है, भाई चार्जशीट कब पेश कर रहे हो, हम कब जेल भेजें, पर आप चुनाव के वक्त पेश कर रहे हो। यदि अगर सेना के इतने हिमायती थी नरेंद्र मोदी थे, तो आज वाराणसी में सेना का एक सिपाही चुनाव लड़ रहा है बनारस में मोदी के खिलाफ। उसको आप कैसे देखते हो? राष्ट्रवाद के नाम पर ठगने वालों, ये देश समझ चुका है। अब राष्ट्र के नाम पे वोट नहीं, अब बेरोजगार और युवाओं को वोटर का दिन है और इस देश में परिवर्तन तय है। क्या लगता है नुकसान होगा कि जिस तरह से अब बात की, जिस तरीके से समाज को बांटने का काम कर रही है, जिसका परिणाम विधानसभा चुनाव में मिला है इन लोगों को, जिस तरीके की समाज में व्यवस्था फैला दी गई है, समाज को अब धर्म से नहीं भिड़ा रहे हैं आपस में, अब जातियों को भिड़ा रहे हैं, और इसका परिणाम इनको आने वाले चुनाव में मिलेगा। रुचि जी कैसे देख रही हैं आप इसको, मतलब लोकसभा चुनाव को? इस लोकसभा चुनाव को कैसे देख रही है कि ग्वालियर से क्या फायदा मिलेगा? एक लंबे समय से बीजेपी का कब्जा है इधर। कब्जा है ना, आपने सही शब्दावली इस्तेमाल की, कब्जा है एक्चुअली। बीजेपी का जो उन्होंने कब्जा किया हुआ है, उसका आक्रोश हमारी ग्वालियर की जनता देख रही है। नहीं प्लीज युवा प्लीज सुने, कुछ नहीं हो। आप अपनी बात देखिए क्या है, आज इन लोगों को कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी डगमगाती हुई दिख रही है। आप सभी जानते हैं कि मोदी चोर है या मोदी चौकीदार है, या कोई भी आप शब्दावली इस्तेमाल कर लीजिए, सब जानते हैं आगामी 45 दिनों के अंदर यहाँ कांग्रेस हमारी आने वाली है, ये सभी जानते हैं। और मुद्दे तो ढेरों हैं यहाँ, जब से चर्चा हो रही है मुद्दे बहुत सारे। आप तो कोई मुद्दा उठाइए, नारेबाजी से भाई साहब तेज बहादुर का लग रहा है कि वो सेना का जवान ही मोदी जी के सामने है मैदान में। देखिए, बात सेना के किसी एक जवान की नहीं, पूरी की पूरी सेना की है। जो पार्टी सेना को बलात्कारी कहती है, जिस पार्टी ने सेना को 1 रैंक 1 पेंशन देश के 70 साल की आजादी के बाद तक नहीं किया, वो सेना की बात करती है। अरे इन्होंने तो सेना को जंजीर में बांध के रखा था। पहली बार मोदी सरकार आई और सेना को खुला छोड़ा।
देखिए, एक बात अभी हिंदुत्व की चल रही थी। ये वो पार्टी है जिसने हिंदू को आतंकवादी साबित किया। ये वो पार्टी है जिसने भगवान श्री राम के अस्तित्व पे सवाल उठाया। और ये वो पार्टी है जो केरल के चौराहे पे जाती है, गौमांस खाने का वकालत करती है, और गुजरात में जाती है मंदिर क्या केवल 2 मुद्दे हैं, देश का स्वाभिमान और हिंदुस्तान का विकास। इस पर हिंदुस्तान के स्वाभिमान पे बात की जाए। आज इनको 2 मुद्दे दिखाई दे रहे हैं, उस दिन इनको 2 मुद्दे दिख रहे थे। राम मंदिर 370 कहाँ गए, वो कहाँ गए केंद्र सरकार में बैठे। अगर देश की सुरक्षा बंद वाले पूछा पहले कि इंदिरा गांधी ने 1971 में 1 लाख सैनिकों का हत्या डरवा दिए थे, उस समय कहाँ थी बीजेपी? आज जासी उसमें कहने लगे कि हमने जिक्र दिया। तुम देखने गए थे यहाँ पे कि 300 लोग मरे हुए हैं। वायुसेना के अध्यक्ष ने खुद ने कहा है हमारे घर में बम फेंकना, हमें ये नहीं मालूम कि कितने मरे हैं, 5 मरे हैं, 10 मरे हैं। बीजेपी के अमित शाह कहते हैं 300 मार दिए। ये वहाँ खड़े हुए थे यहाँ पे। मेरा ये कहना है, यदि ये लोग पिछली बार विकास पर आए थे तो इन्हें विकास पर रहना था। अब क्या जरूरत पड़ गई इन्हें राष्ट्रवाद? ये बार बार वही धारा 370, बार बार वही 35 है, हर बार वही मैनिफेस्टो। अच्छा गो इस बार इन्हें एक गजब किया, गाय हमारी माता है कहते कहते सरकार बनाने का रास्ता देखा, लेकिन इस बार मैनिफेस्टो से आउट कर दिया। अब गाय से इनको डर लगने लगा है। क्या लगता? अभी असम में जस्ट अभी मोदी जी की रैली निकली थी। अभी आप सभी लोग सुन लें, कृपया सुनें। असम में मोदी जी की रैली निकली, उनके जो कॉन्वॉय होता है, उनके मिनिस्टर जो थे, उनकी गाड़ी से 1.8 CR 1.8 CR आपकी गाड़ी में निकला। क्या उस पे मोदी ने कोई चर्चा की? उस पर चुनाव आयोग ने उस मुद्दे को उठाया। जब 1.8 करोड़ आपकी गाड़ियों में से निकलता है, आपके मोदी जी ने उसको दबा दिया। नहीं, कुछ नहीं होने वाला। फिलहाल जनकारवा में इतना ही। फिर मिलेंगे नए शहर से नए मुद्दों के साथ, नई पड़ताल के साथ। लोकसभा चुनाव में लोग किस मूड से निकलते हैं, किसको वोट देते हैं।